हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई एम डॉक्टर अजमीन नकवी, साइंटिस्ट एंड फैकल्टी इन वुमेन डिग्री कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं 50 एमसीक्यूज ऑन ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर्स। तो ये जो एमसीक्यूज हैं, आपको अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं या आप कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपका कोई एंट्रेंस टेस्ट है, तो उसके लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप लोग को काफ़ी इससे मदद मिलेगी। तो चलिए हम लोग करते हैं एमसीक्यूज ऑन ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर्स। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है। तो ह्यूमन ब्लड का नॉर्मल पीएच होता है 7.35 टू 7.45। द आंसर इज 7.35 टू 7.45। स्लाइटली अल्कलाइन होता है और ये पीएच जो होता है ये ब्लड के और हम लोग के बॉडी के सेल्स के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है। तो याद रखिए, ब्लड का जो नॉर्मल पीएच होता है वो थोड़ा सा अल्कलाइन की तरफ होता है, 7.35 टू 7.45 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। कौन सा ब्लड कंपोनेंट है जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराता है। तो आप लोग सबको शायद इसका आंसर बहुत अच्छे से पता होगा। तो हम लोग के ब्लड का हीमोग्लोबिन जो है वो है जो कि हम लोग के बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट जो है वो ऑक्सीजन लेकर जाता है। तो राइट आंसर इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बाइंड्स टू द ऑक्सीजन इन द आरबीसी एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द वेरियस बॉडी टिश्यूज। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो ऑक्सीजन को बाइंड कराता है और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट एबंडेंट व्हाइट ब्लड सेल। सबसे ज्यादा कौन सा व्हाइट ब्लड सेल है जो बॉडी में पाया जाता है। तो आउट ऑफ लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स एंड इसिनोफिल, सबसे ज्यादा अमाउंट में जो पाया जाता है वो न्यूट्रोफिल है। सबसे ज्यादा नंबर्स जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स में होते हैं। न्यूट्रोफिल, अगर हम लोग की बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले दौड़े दौड़े कौन आता है, वो आता है न्यूट्रोफिल। इसका साइज भी बहुत छोटा होता है और ये सबसे पहले कोई भी इन्फेक्शन होता है तो ये आता है, क्योंकि इसके नंबर भी बहुत ज्यादा होते हैं, साइज छोटा होता है और हम लोग के टोटल डब्ल्यूबीसी का 60 to 70% जो होता है वो न्यूट्रोफिल्स ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। आप लोग को मालूम है कि ब्लड में डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी होता है और प्लेटलेट्स होते हैं। तो क्या पूछा है कि प्लेटलेट्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटलेट किसके लिए होता है। सो द राइट आंसर है इसका ब्लड क्लॉटिंग। अगर हम लोगों के बॉडी में प्लेटलेट ना हो तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं, या तो प्लेटलेट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, ब्लड क्लॉटिंग में आएगी। तो आंसर इज द ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट एग्रीगेट एट द इंजुरी साइट टू फॉर्म द क्लॉट। आप लोग ने जब ब्लड क्लॉटिंग का पढ़ा होगा, कैसे ब्लड क्लॉट होता है, उसमें देखा होगा कि प्लेटलेट जो होते हैं, जहां भी अगर किसी किसी साइट में कहीं पे इंजुरी हो जाती है, सबसे पहले जो होता है वो प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन होता है। ओके, उसके बाद फिर हम लोग की जो ब्लीडिंग होती है वो रुकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्लड क्लॉटिंग में है वो है प्लेटलेट्स। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट ब्लड डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन एब्नॉर्मली लो प्लेटलेट ब्लड काउंट। अगर हम लोग की बॉडी में प्लेटलेट के नंबर्स बहुत कम हो जाएंगे तो इसमें से कौन सी बीमारी इसमें से होगी। ल्यूकेमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हीमोफीलिया या पॉलीसाइथेमिया। तो जैसे कि आप लोग को नाम भी बताता है, इट इज द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर प्लेटलेट की कमी होगी, उसमें क्या प्रॉब्लम, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज, जिसमें कि पर्टिकुलर डिसऑर्डर, उसका नाम क्या होगा, वो होगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है अगर हो जाता है तो इसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग रुकती नहीं है, क्योंकि क्लॉट फॉर्म नहीं होगा। क्यों क्लॉट फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि अगर ये मान लीजिए ब्लड वेसल है और यहाँ पे कोई इंजरी हुई है तो यहाँ पे अगर प्लग कौन फॉर्म करता है ताकि ब्लीडिंग नहीं हो, ये हम लोग का प्लेटलेट्स फॉर्म करते हैं जो कि रोकते हैं ब्लड को। तो उस बीमारी को जिसमें कि प्लेटलेट की कमी हो जाती है उसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो होप आप बच्चों, आप लोग को ये क्वेश्चंस यूजफुल लग रहे होंगे और आप लोग देखेंगे कि मोस्ट ऑफ मोर और लेस क्वेश्चंस जो है वो इसी के आसपास घूमते रहते हैं ब्लड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग? कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए एसेंशियल होता है? आप लोगों ने इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे पढ़ा होगा ब्लड क्लॉटिंग है, उसमें आपने देखा होगा कि एक विटामिन होता है जो कि ब्लड की क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है, तो वो कौन सा विटामिन है? वो है विटामिन के, और इसकी डेफिशिएंसी अगर होती है तब भी ब्लड में क्लॉटिंग नहीं हो पाती। सो द राइट आंसर इज विटामिन के। विटामिन के प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सिंथेसाइजिंग क्लॉटिंग फैक्टर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर। ओके, जिसमें कि क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 12 से स्टार्ट होता है, 12, 11, 9, देन 10, देन 5, देन यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 और 2। और इनमें जो इम्पोर्टेंट जो प्रोटीन है जो इनको ठीक से काम करने में हेल्प करता है वो है विटामिन के। सो विटामिन के की अगर बॉडी में डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तब भी क्लॉटिंग जो है वो नहीं हो पाती। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशन इन्वॉल्व्स अ डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी और हीमोग्लोबिन? ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें कि आरबीसी अगर कम हो, वो बीमारी तब होती है जबकि आरबीसी की कमी होती है। डेफिशिएंसी मतलब कमी होती है, आरबीसी या हीमोग्लोबिन की बॉडी में कमी होगी तो कौन सी सिचुएशन पैदा होगी? सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है। वो एनीमिया, बॉडी में अगर आरबीसी की कमी होती है तो इट इज द एनीमिया। एनीमिया रिजल्ट्स इन द रिड्यूस्ड ऑक्सीजन, क्योंकि आपकी बॉडी में आरबीसी की कमी होगी या हीमोग्लोबिन की कमी होगी, और आप लोग को मालूम है कि ऑक्सीजन कौन कैरी करता है पूरी बॉडी में? वो है हीमोग्लोबिन। तो कौन सी कंडीशन होगी अगर आरबीसी या हीमोग्लोबिन की कमी होगी? तो वो कंडीशन होगी एनीमिया, और जिसका जो सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे? वो है फटीग है या वीकनेस है, ये उसमें हो जाता है। ओके बच्चों, अगर आप लोग को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, अगर आपके आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कमेंट करिए, ताकि पता चले कि कैसी वीडियो है और आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है या नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच क्लॉटिंग फैक्टर? हीमोफीलिया जो है वो एक ब्लड डिसऑर्डर है। ओके, जिसको हम लोग रॉयल डिजीज भी कहते हैं। हीमोफीलिया जो है वो कौन से क्लॉटिंग फैक्टर में प्रॉब्लम आ जाती है, कमी आ जाती है, उसकी वजह से होता है। हमने बताया आपको, एक्सट्रिंसिक फैक्टर आपने पढ़ा होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर पढ़ा होगा, इसमें बहुत सारे कैस्केड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ओके, उसमें या अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि हीमोफीलिया अगर होता है तो कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स में प्रॉब्लम आती है? तो वो है फैक्टर नंबर 12, फैक्टर नंबर 8 एंड फैक्टर नंबर 9। और इसमें भी आप देखिए, फैक्टर नंबर 8 और 9, अगर हीमोफीलिया ए है दैट मीन्स की प्रॉब्लम है फैक्टर नंबर 8 में, और हीमोफीलिया बी है तो है प्रॉब्लम फैक्टर नंबर 9 में। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, जस्ट ये याद रखने के लिए, अगर फैक्टर नंबर 8 में प्रॉब्लम है तो हीमोफीलिया ए होगा, A8। ओके, एंड अगर क्लॉटिंग नंबर 9 में प्रॉब्लम है तो हीमोफीलिया बी होगा, A8। ए से थोड़ा सा याद रखने के लिए बताया है, अगर क्लॉटिंग नंबर 8 में प्रॉब्लम है तो हीमोफीलिया ए है, और क्लॉटिंग नंबर 9 में प्रॉब्लम है तो हीमोफीलिया बी है। ओके, तो हीमोफीलिया का मेन रीजन होता है किसी फैक्टर नंबर 8 और 9 की डेफिशिएंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसी? आरबीसी की टोटल लाइफ स्पैन मतलब वो कितने दिन तक आरबीसी रह पाता है बॉडी में, उसके बाद वो डिग्रेड हो जाता है या वो रिसाइकिल होता है। ओके, तो वो है 120 डेज, अराउंड 3 महीने, 3 मंथ्स या अराउंड 120 डेज तक आरबीसी रहता है। उसके बाद फिर वो रिसाइकिल होता है या वो उसकी लाइफ ही उतनी होती है। तो आरबीसी सर्कुलेट इन द ब्लड, अगर कोई आरबीसी अगर है तो उसका जो बॉडी में सर्कुलेट करेगा ओनली फॉर 120 डेज, इसके बाद वो रिसाइकिल या वो उसका लाइफ उतनी ही होती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शन? वेरी इजी, कौन सा ब्लड सेल है जो बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करता है? तो उसका राइट आंसर है डब्ल्यूबीसी। वेरी इजी। ओके, क्योंकि प्लेटलेट तो हम लोग के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, आरबीसी जो है वो हम लोग का ऑक्सीजन कैरी करता है। ओके, सबका अलग अलग फंक्शन है। अगर ये ब्लड है, ब्लड में ये आरबीसी है। ओके, जब आप लोग स्पिन करते हैं तो क्या होता है, नीचे आरबीसी मिलेगा, बीच में आप लोग को डब्ल्यूबीसी मिलेगा, और ऊपर आप लोग को प्लाज्मा मिलेगा।
ऊपर आप लोग को प्लाज्मा मिलेगा। आरबीसी आप लोग को मालूम है दिस इज रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का हम लोग को बफी कोटिंग बीच में मिलेगी, जिसमें कि सारे के सारे डब्ल्यूबीसी के अलग अलग कंपोनेंट होंगे, और प्लाज्मा जितने की प्रोटीन्स हैं, ओके, वो सारे आप लोग को प्लाज्मा में मिलेंगे। तो कौन सा ब्लड टाइप है जो हम लोग की बॉडी में इन्फेक्शन फाइट करता है, वो है डब्ल्यूबीसी। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है और आप लोग उस टाइम अगर आप लोग ब्लड टेस्ट कराएंगे, तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग की बॉडी में डब्ल्यूबीसी का अमाउंट जो है, वो नंबर जो है वो बढ़ा हुआ एलिवेटेड आप लोग को मिलेगा। ओके, क्योंकि डब्ल्यूबीसी है जो हम लोग की बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया वर्ल्ड वाइड? सबसे कॉमन टाइप का एनीमिया, क्योंकि एनीमिया अलग अलग टाइप के होते हैं, तो पूछा है इसमें सबसे कॉमन टाइप का एनीमिया कौन सा होता है। तो बच्चों, सबसे कॉमन टाइप का एनीमिया जो होता है वो आयरन की डेफिशिएंसी वाला एनीमिया होता है। आप लोगों ने कितने ही लोगों को सुना होगा कि सिकल सेल है या परनीशियस है या एप्लास्टिक है, क्योंकि हम लोग की कंट्री में भी और वर्ल्ड वाइड भी अगर आयरन रिच फूड नहीं खाते हैं और आयरन की बॉडी में डेफिशिएंसी होती है, तो सबसे कॉमन टाइप का जो एनीमिया है वर्ल्ड वाइड, वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ओके, और ये क्यों होता है? क्योंकि अगर आप लोग खाने में आयरन को ठीक से नहीं खाएंगे, आयरन रिच फूड नहीं खाएंगे, तो आपका होगा इनसफिशिएंट आयरन होगा, जिससे कि दैट लीडिंग टू द रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन नहीं होगा। और सो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कॉमन जो टाइप का एनीमिया है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है, व्हाट कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम द एक्सेसिव आरबीसी प्रोडक्शन? आरबीसी प्रोडक्शन अगर ज्यादा हो गया, तब कौन सी कंडीशन इनमें से होगी? पॉलीसाइथेमिया, ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया मतलब कि आरबीसी बॉडी में ज्यादा है। ओके, तो पॉलीसीथेमिया जो है वो ब्लड थिक हो जाता है, इंक्रीज, और उसकी वजह से क्लॉटिंग का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है। क्लॉटिंग है मतलब थक्का जमने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। ओके, तो पॉलीसाइथीमिया मतलब होता है कि आरबीसी का बढ़ जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ब्लड डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रिसेंट शेप ब्लड सेल? क्योंकि हम लोग का बाइकनकेव शेप का नॉर्मल ब्लड सेल होता है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें कि क्रिसेंट शेप का आरबीसी हो जाता है? तो राइट आंसर है सिकल सेल एनीमिया। और इससे क्या होता है, जब ये ब्लड में बहता है तो ये ब्लड वेसल्स में फंस जाता है, बिकॉज इसकी शेप जो होती है वो इस तरीके से होती है, तो ये जो है, सॉरी, बाहर नहीं जाता ये इस तरीके से ब्लड वेसल्स में फंस जाता है। ओके, तो सिकल सेल एनीमिया इसका राइट आंसर है, जिसमें कि जो ब्लड का जो शेप है वो इस तरीके से बन जाता है। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कॉजेज द आरबीसी टू फॉर्म द सिकल शेप हो जाता है, जिससे कि अब वेसल्स में ये फंसता हुआ चलता है। तो ये भी एक टाइप का ब्लड डिसऑर्डर होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी? कौन सा ब्लड का कंपोनेंट है जिससे जो कि हम लोग की बॉडी को इम्यूनिटी, ओके, इम्यूनिटी देता है? अगर कोई इन्फेक्शन बाहर से अटैक करता है, तो हम लोग की बॉडी को रोकता कौन है, इम्यूनिटी कौन देता है? तो वो है डब्ल्यूबीसी। बताया आपको, डब्ल्यूबीसी जो होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स जो होते हैं आप लोग को मालूम होगा, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये इसके सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी जो है वो हम लोग की बॉडी को इम्यूनिटी देता है, प्लीज अ की रोल इन फाइटिंग इन्फेक्शन से फाइटिंग करने में। और हम लोग को मालूम है कि बी सेल जो है वो हम लोग का एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, तो ये व्हाइट ब्लड सेल का ही पार्ट है। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन? ब्लड सेल जो है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, कौन से पार्ट में बॉडी के ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं? तो इसका आंसर है बोन मैरो में। बोन मैरो में जो है हम लोग के व्हाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारे हम लोगों के बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि व्हाट इज द यूनिवर्सल ब्लड डोनर टाइप? यूनिवर्सल कौन सा ब्लड जो है जो वो सबको डोनेट कर सकता है ब्लड? तो ये वाला क्वेश्चन शायद हमने अपने एक और वीडियो बनाई थी हमने हिमेटोलॉजी में, उसमें भी आप लोगों को डिस्क्राइब किया था कि ब्लड डोनर, यूनिवर्सल ब्लड डोनर जो है वो ओ नेगेटिव होता है, जिसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, ओ ब्लड टाइप के ऊपर। चलिए बच्चों, तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैन बी सेफली ट्रांसफ्यूज, इसको सेफली पेशेंट्स में डाला जा सकता है
ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर। अभी हमने देखा था कि यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन होता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर कौन है। तो यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर होता है ए बी पॉजिटिव। ए बी ब्लड प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, और जिसकी वजह से ये यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर जो होता है वो है वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोग ने ब्लड डोनर तो देखा होगा, प्लाज्मा डोनर का क्वेश्चन आप लोग ने कम ही देखा होगा। विच ब्लड डिसऑर्डर इज अ कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू। कौन सा ब्लड डिसऑर्डर है ओके जिसमें कि वो उन टिश्यू में, उस टिश्यू में कैंसर हो जाता है जो टिश्यू ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। ओके सो उस वाले कैंसर को क्या कहते हैं, उस वाले कैंसर को कहते हैं हम लोग ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इज अ कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू। ओके इसमें क्या, बोन मैरो, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू लाइक बोन मैरो लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल। क्या होता है कि बोन मैरो में अगर कोई कैंसर हो जाएगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि व्हाट इज कैंसर, इट इज द एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल। जो सेल्स होता है उसमें एबनॉर्मल उनका डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो वो है उसमें क्या होगा, जब वो उसमें एबनॉर्मल प्रोडक्शन होगा तो उसमें व्हाइट ब्लड सेल का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। ओके जब बढ़ जाएगा तब उसमें जो क्योंकि डब्ल्यूबीसी का जो लेवल है वो भी एक एक लेवल पर होना चाहिए। सो इट इज द ल्यूकेमिया जिसमें कि व्हाइट ब्लड सेल का जो अमाउंट है, नंबर्स है, वो काफी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनरल इज क्रूशल फॉर द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। वेरी इजी। कौन सा मिनरल है जो कि हीमोग्लोबिन के बनाने में बहुत ही मेन रोल प्ले करता है, तो वो है बच्चों आयरन। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का आप लोग को मालूम है मेन मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है। तो क्योंकि वही ऑक्सीजन कैरी करता है, तो हीमोग्लोबिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनरल है वो होता है आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प इन मेंटेनिंग द ओस्मोटिक प्रेशर। ये हम लोगों का ब्लड वेसल है, यहाँ पे हम लोग का ब्लड बह रहा है। ओके और ये हम लोग के टिश्यूज है, ये हम लोग के सेल है। तो ब्लड क्या करता है, बाहर जाता है, ऑक्सीजन इन टिश्यूज को सप्लाई करता है, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और वेस्ट मटेरियल लेके वापस वेसल्स में आ जाता है, यही होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे एल्बुमिन होता है प्रोटीन, ये एल्बुमिन क्या करता है, ये इसको ब्लड को वापस लेके आने में रोल प्ले करता है, क्रूशल रोल प्ले करता है। तो एल्बुमिन का रोल इसमें होता है। तो कौन पूछा गया है इसमें, कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो ओस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में, क्योंकि ये ब्लड बाहर जा रहा है और ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल को लेकर अंदर आ रहा है, इसके लिए दो प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हीमोडायनेमिक प्रेशर और एक दूसरा होता है ऑनकोटिक प्रेशर। ये दो प्रेशर मेंटेन रहने चाहिए। ओके तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो मेंटेन होता है प्रोटीन एल्बुमिन की वजह से। ओके तो इसमें पूछा है कौन सा प्रोटीन है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, तो वो होता है एल्ब्यूमिन। ओके सो एल्बुमिन प्रिवेंट द फ्लूइड फ्रॉम लीकिंग आउट ऑफ द ब्लड वेसल, क्योंकि एल्बुमिन जो होता है वो ब्लड को अपनी तरफ खींचता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिसऑर्डर इन्वॉल्व रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ द ग्लोबिन चेन इन द हीमोग्लोबिन। कौन सा डिसऑर्डर ऐसा है जिसमें कि ग्लोबिन चेन ठीक से नहीं बन पाती, तो आंसर है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया लीड्स टू इनइफेक्टिव इरेथ्रोपोइसिस एंड द एनीमिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड टेस्ट मेजर द परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन द ब्लड। क्योंकि आप लोग को मालूम है कि ब्लड जो है उसमें आरबीसी भी होता है, उसमें सॉरी आरबीसी भी होता है, उसमें डब्ल्यूबीसी भी होता है, उसमें प्लेटलेट्स भी होते हैं। तो कौन सा ब्लड टेस्ट ऐसा होता है जो ये मेजर करता है कि ब्लड में आरबीसी कितना है और अप्रोप्रिएट है या नहीं है, तो वो है हम लोग का हिमेटोक्रिट। अगर आप लोग किसी की सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट देखेंगे तो वहां आप लोग देखेंगे तो हिमेटोक्रिट है। हिमेटोक्रिट क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द प्रोपोर्शन ऑफ द ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आरबीसी। ये पूरा ब्लड अगर आपका है तो इसमें आरबीसी कितना है उसको कहते हैं हम लोग हिमेटोक्रिट। ओके ये आप लोग याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच ब्लड डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज बाय द अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग। कौन सा ब्लड डिसऑर्डर इसमें ऐसा है जिसमें कि
ब्लीडिंग जो है वो होती चली जाएगी और नहीं रुकेगी। तो आंसर है हीमोफीलिया। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स 8 एंड क्लॉटिंग फैक्टर 9 ये नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हीमोफीलिया होता है। और अगर एक बार हीमोफीलिया होगा तो ब्लड जो है वो, अगर यहाँ पे कोई इंजरी होगी तो वहां पे यहाँ पे प्लेटलेट क्लॉट बनाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग अगर हो रही है तो वो नहीं होगी। ओके, तो हीमोफीलिया डिजीज में अगर किसी को हीमोफीलिया है तो उसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा। अगर कहीं चोट लग गई तो ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली ऊज आउट होगा और वो रुकेगा नहीं। इट रिजल्ट फ्रॉम द लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर लीडिंग टू द प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती रहेगी और ब्लड रुकेगा नहीं। कौन सी बीमारी में? हीमोफीलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंडीशन इज कॉज्ड बाय द B12 डेफिशिएंसी। कौन सा एनीमिया है जो कि B12 डेफिशिएंसी अगर बॉडी में होगी तो होगा? तो उसका नाम है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया वो एनीमिया है जो कि B12 डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रेंज व्हाइट ब्लड सेल की बॉडी में कितनी होती है? नॉर्मल रेंज WBC की कितनी होती है? तो राइट आंसर है 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर। बच्चों ध्यान रखिए, इट इज 4000 टू 11000 पर माइक्रोलीटर। ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है और इतनी ही रेंज रहनी चाहिए। विच कंडीशन इन्वॉल्व द एबनॉर्मली हाई WBC सेल। कौन सा ऐसी कंडीशन है जिसमें कि WBC का काउंट बढ़ जाता है? वैसे तो WBC का काउंट, अगर आप लोग के किसी की बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा तब भी WBC का काउंट बढ़ जाता है। बट हम लोग को इसमें से बताना है कौन से ऐसी कंडीशन है जिसमें कि WBC का काउंट बढ़ जाता है। तो राइट आंसर इज ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस टिपिकली अकर इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन या सूजन है, उस केस में WBC का लेवल बढ़ जाता है। अब आप पूछोगे क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उस टाइम जो होता है बॉडी फाइट कर रही होती है उस इन्फेक्शन से, इसीलिए उसको ज्यादा से ज्यादा WBC चाहिए होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा पॉलीसाइट। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड? ब्लड में प्लाज्मा का क्या रोल होता है? ठीक है, तो इसमें आप लोग देखिए अलग अलग रोल है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किसका रोल है? हीमोग्लोबिन का रोल है। इम्यून रिस्पॉन्स के लिए WBC का रोल है। ओके, क्लॉट फॉर्मेशन के लिए प्लेटलेट का रोल है। उसी तरीके से प्लाज्मा का रोल जो होता है बॉडी में न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट ट्रांसपोर्ट को लेकर जाना होता है। प्लाज्मा कैरीज द न्यूट्रिएंट, हार्मोन, वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट, हार्मोन, वेस्ट प्रोडक्ट को यहां से वहां पहुंचाने का काम प्लाज्मा का होता है। आई होप बच्चों आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और इसी के आसपास जो है आपके क्वेश्चंस रोटेट करेंगे। अगर आप लोग कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई किसी कहीं का MSc का या किसी और जॉब के लिए कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो ये जो वीडियो है आपको बहुत हेल्पफुल लगेगी। नेक्स्ट है विच प्रोटीन इन द ब्लड प्लाज्मा इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉट। देखिए घूम फिर के वही वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चंस का लैंग्वेज थोड़ा बदल दिया गया है लेकिन क्वेश्चंस उसी के अराउंड है। तो कौन सा प्रोटीन ऐसा है जो कि आपके ब्लड क्लॉटिंग में काम में आता है? तो उसका आंसर है फिब्रिनोजन। क्योंकि आप लोग एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर 10 के बाद हम लोग का फिब्रिन जो है वो फिब्रिनोजन में कन्वर्ट होता है और इस तरीके से हम लोग का फिर क्लॉटिंग रुकती है। तो इट इज द फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन कन्वर्ट्स टू द फिब्रिन ड्यूरिंग द क्लॉट फॉर्मेशन टू सील द। अगर कहीं पे चोट लग गई है तो यहाँ पे सबसे पहले प्लेटलेट अपना प्लग बनाएगा। उसके बाद प्लग बनाने के बाद जो है उसके बाद सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में बहुत सारे जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो एक्टिवेट होंगे। एक्टिवेट होने के बाद फिर फिब्रिनोजन जो है वो फिब्रिन में कन्वर्ट होगा और वहां पे ब्लड जो है वो रुकना, किसी भी चोट में, वुंड मतलब चोट, वहां पे ब्लड जो क्लॉटिंग है वहां पे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट कंडीशन अकर्स व्हेन द बोन मैरो फेल टू प्रोड्यूस इनफ ब्लड सेल्स। आपको मालूम है बोन मैरो जो है वो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती है। ब्लड सेल्स कहाँ पैदा होते हैं? वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। तो क्या कहा गया है, वो कौन सी कंडीशन है जबकि बोन मैरो जो है वो इनफ ब्लड सेल नहीं बना पाती? तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया। आप लोग देख रहे हैं अभी तक हम लोगों ने 3 टाइप के एनीमिया पढ़ लिया। सबसे कॉमन एनीमिया जिसको जो कि आयरन की कमी से होता है।
देन हम लोग ने पर्निशियस एनीमिया जो कि विटामिन B12 की कमी से होता है। ए प्लास्टिक एनीमिया जो है वो भी काफी कम होता है, बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन वो कब होता है, जबकि बोन मैरो जो है वो ब्लड सेल्स बनाना रोक देती है। उस कंडीशन को हम लोग ए प्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। याद रखिएगा, वो कंडीशन जिसमें कि बोन मैरो ब्लड सेल्स को बनाना रोक देती है, कम कर देती है, उसको हम लोग ए प्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटीकोगुलेंट इज नेचुरली प्रेजेंट इन द बॉडी। हम लोग आप लोग को पता होगा कि आप लोग जो ट्यूब्स में जब ब्लड कलेक्ट करते हैं तो एंटीकोगुलेंट भी होता है उसमें। जिस भी कंडीशन आपको डिपेंड करता है कि आप लोग किस चीज के लिए ब्लड ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हम लोग की बॉडी में कौन सा एंटीकोगुलेंट नेचुरली प्रेजेंट होता है, क्योंकि अगर एंटीकोगुलेंट ना प्रेजेंट हो तो जगह जगह बॉडी में ब्लड के क्लॉटिंग हो जाए, ठीक है। तो हम लोग की बॉडी में नेचुरली जो प्रेजेंट होता है वो हम लोग के प्रेजेंट होता है हेपेरिन। हेपेरिन जो होता है प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट्स बाय इनहिबिटिंग द क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट नहीं होने देता। ओके, हेपेरिन ही, क्योंकि हम लोग की बॉडी में बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, जो कि ब्लड का थक्का जमाते हैं। जब चोट लग जाती है तो यही क्लॉटिंग फैक्टर्स तो ब्लड का थक्का जमाते हैं, है ना। क्लॉटिंग फैक्टर 12, 11, 10, 9, 1, 2, ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। इनको रोक के कौन रखता है, ये हेपेरिन रोक के रखता है। तो बॉडी में नेचुरली जो एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है वो होता है हेपेरिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच हार्मोन रेगुलेट द आरबीसी सेल प्रोडक्शन। अगर हम लोग की बॉडी में आरबीसी कम हो रही है तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो बॉडी को ये बताएगा और ब्लड सेल तक, सॉरी, बोन मैरो तक ये खबर पहुंचाएगा कि भैया आरबीसी कमी कम हो रहा है, अब तुम आरबीसी को बनाना स्टार्ट करो। वो है इरिथ्रोपोइटिन, जो कि कहाँ से निकलता है, जो किडनी से निकलता है। और ये इरिथ्रोपोइटिन भागे भागे जाएगा और बोन मैरो को बोलेगा कि भाई आरबीसी कम हो रहा है बॉडी में और तुम इसको बनाना शुरू कर दो। ओके, तो याद रखिएगा बेटा आप लोग कि हार्मोन, कौन सा हार्मोन है जो आरबीसी के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, वो है एरिथ्रोपोइटिन। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ जॉन्डिस इन द हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया जब होता है तो जॉन्डिस क्यों हो जाता है। ओके, क्यों हो जाता है जॉन्डिस। इसका आंसर है बिलिरुबिन बढ़ जाता है। अब आप लोग को मालूम है, आप लोग ने पढ़ा होगा, आरबीसी जब टूटता है तो कौन सा पिगमेंट बनाता है, वो बिलिरुबिन बनाता है। ओके, आरबीसी टूटता है तो बिलिरुबिन बनाता है, और यही बिलिरुबिन जब हम लोगों की जब जॉन्डिस के केस में स्किन के नीचे जमा हो जाता है, आईज में जमा हो जाता है, तभी जॉन्डिस में बॉडी जो होती है वो येलो हो जाती है, ठीक है। तो अगर अगर हिमोलिटिक एनीमिया होगा, ठीक है, इसमें जो ब्लड सेल्स हैं वो ज्यादा टूटने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सेल आरबीसी ज्यादा टूटेंगे तो उसमें बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ जाएगा। जब बिलिरुबिन बढ़ेगा तब स्किन जो है वो और आईज वो येलो हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस एंटीबॉडी। कौन सा डब्ल्यूबीसी है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। हम लोग को मालूम है डब्ल्यूबीसी जो है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, ये सब ये सारे के सारे जितने भी हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये सारे डब्ल्यूबीसी है। तो इनमें से कौन सा ऐसा डब्ल्यूबीसी है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। इट इज द लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट है जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ओके, तो बी लिम्फोसाइट, तो दो टाइप के लिम्फोसाइट टी और बी होते हैं, टी सेल्स एंड बी सेल्स। ये बी सेल्स होते हैं, बी से लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, और ये हम लोगों का जो है वो इन्फेक्शन से फाइटिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what blood group has both anti A and anti B antibody in the body। कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो जिसके पास दोनों एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडी होता है। ओके, तो बच्चों इसमें हम लोग का ओ ब्लड ग्रुप होता है जिसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता। ब्लड ग्रुप लैक्स द एंटी, इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता, ना ए एंटीजन होता है इसके ऊपर, सॉरी, ना इसके ऊपर बी एंटीजन होता है। और लेकिन इसके हम ओ ब्लड ग्रुप के जो लोग होते हैं उनके पास दोनों ही एंटीबॉडी होता है, ए बी और बी दोनों ही एंटीबॉडी जिसमें प्रेजेंट होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ब्लड
क्लॉट इन द ब्लड। ये कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें कि ब्लड वेसल्स में एबनॉर्मल थक्का जम जाता है खून का, एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस वो कंडीशन है जिसमें कि ब्लड है, ब्लड में अगर कहीं थक्का जम गया जिसकी वजह से ब्लड का जो बहाव है वो रुक जाएगा। थ्रोम्बोसिस कैन ब्लॉक द ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो ये थ्रोम्बोसिस रोक देता है जिससे कि हार्ट अटैक्स या स्ट्रोक आते हैं, उसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन, थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ इसिनोफिल्स इन द ब्लड वेसल? देखिए आप लोग के जो है न्यूट्रोफिल्स, बेसोनोफिल्स, इसिनो सबके अलग अलग, ऑल्दो ये सारे डब्ल्यूबीसी हैं, लेकिन सबके रोल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पूछा गया है इसिनोफिल्स का रोल क्या होता है। इसिनोफिल्स का रोल जो होता है वो होता है पैरासाइट अगर बॉडी में आ गया उसको मारने के लिए। इसिनोफिल्स जो होता है वो पैरासाइटिक इन्फेक्शन को और एलर्जिक रिएक्शन को से लड़ने में काम में आता है। ओके, नेक्स्ट, which condition is characterized by the swollen lymph nodes and night sweats? कौन सी कंडीशन है जिसमें कि lymph node swell हो जाती है? lymph node वैसे भी अगर कोई इन्फेक्शन होता है बॉडी में तब भी lymph node swell हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं लिम्फोमा। लिम्फोमा जो है इन्वॉल्व द कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एंड, और उसमें जो सिम्टम होता है वो होता है लिम्फ नोड स्वेल करती है, नाइट स्वेट। ओके, तो आंसर इज लिम्फोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट? जैसे कि हम लोग का आरबीसी की जो लाइफ स्पैन है वो 120 दिन होती है, उस तरीके से पूछा है कि प्लेटलेट की जो लाइफ स्पैन होती है वो कितनी होती है, उसकी लाइफ स्पैन कितने दिन तक प्लेटलेट बॉडी में रहता है उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसका आंसर है 7 से 10 दिन तक ही इसकी लाइफ रहती है। प्लेटलेट सर्कुलेट 1 हफ्ते तक ही ये बॉडी में सर्कुलेट करता है, उसके बाद स्प्लीन के जरिए ये खत्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल ओवर 3 महीने? 3 महीने तक अगर 3 महीने का अगर आप लोग ब्लड ग्लूकोज लेवल नापना है तो आप लोग क्या क्या नापेंगे? क्या फास्टिंग ग्लूकोज नापेंगे, रैंडम, हीमोग्लोबिन, HbA1c या सीबीसी? देखिए ये ब्लड है, आरबीसी है, इसके ऊपर इसका ग्लाइकेशन होता है, इसमें शुगर मॉइटी जम जाती है। ओके, तो अगर तीन और आप लोग को मालूम है इसकी लाइफ साइकिल जो होती है, आरबीसी की जो लाइफ होती है वो 120 तकरीबन 3 मंथ्स होती है। अगर ये डिस्ट्रॉय ये जब मर जाएगा तो इसके ऊपर जो शुगर है वो भी खत्म हो जाएगी। तो अगर नापना है 3 महीने का ब्लड शुगर अगर नापना है तो आप लोग HbA1c नापते हैं। हीमोग्लोबिन A1c रिफ्लेक्ट द एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल ओवर 3 मंथ्स। ओके, 3 महीने 3 महीने का अगर आप लोग को एवरेज ब्लड ग्लूकोज नापना है तो आप लोग कौन सा क्या नापेंगे? हीमोग्लोबिन HbA1c नापेंगे आप लोग। उसका उसका फंडा यही है क्योंकि आरबीसी की लाइफ साइकिल 3 महीने होती है उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसीलिए बेस्ट तरीका होता है कि HbA1c 3 महीने का नाप लिया जाए। Question number 40th. Which component is responsible for giving blood to its red color? Very easy question. क्या क्वेश्चन है? कौन सा कंपोनेंट, कौन सा पिगमेंट है जो ब्लड को लाल कलर देता है? तो द आंसर इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड को रेड कलर देता है बच्चों। वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप आप लोग को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, और अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कमेंट डालें, कमेंट जरूर डालिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आंसर वाज द हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड को रेड कलर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर रिजल्ट्स इन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर? कौन सा जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन होता है? तो आंसर इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो है उसमें डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन होता है जिससे जो कि क्रॉनिक एनीमिया कॉज करता है। Question number 42. Which organ store and filter the blood and help remove old blood cells? कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि पुराने आरबीसी को खत्म कर देता है बॉडी में से? अगर 120 दिन हो गए तो वहां से 120 दिन के बाद जो है वो ब्लड को खत्म, आरबीसी को खत्म कर देगा। ओके, तो वो है हम लोग का स्प्लीन। स्प्लीन जो होता है वो
जो रिसाइकिल करता है आरबीसी को, मान लीजिए कोई आरबीसी सेल है, वो उसके 3 मंथ हो गए, तो स्प्लीन उसको खत्म करेगा। इसी स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड भी कहते हैं आरबीसी का, मतलब शमशान घाट भी कहते हैं आरबीसी का। शमशान घाट कहाँ है, कौन सा ऑर्गन है आरबीसी का शमशान घाट, वो है स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम द इम्यून अटैक ऑन द प्लेटलेट। अगर प्लेटलेट के ऊपर इम्यून अपने ही बॉडी के सेल्स अटैक कर ले, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है। ओके, इम्यून अटैक कर देता है प्लेटलेट को, इसको हम लोग कहते हैं इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से बॉडी में प्लेटलेट कम होने लगता है, और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें कि अपने ही बॉडी के सेल्स प्लेटलेट को मारने लगते हैं। ओके, इट कॉजेज द लो ब्लड काउंट, क्योंकि इम्यून मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया का प्राइमरी कॉज पहले भी देखा है, मेन कॉज जो होता है वो विटामिन B12 की कमी नहीं, बॉडी में विटामिन B12 एब्सॉर्ब नहीं हो पाता। ओके, इट इज ऑफन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर विटामिन B12। B12 जो है, विटामिन B12 बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं हो पाता, जिसकी वजह से परनीशियस एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटीकोगुलेंट इज कॉमनली यूज्ड इन ब्लड सैंपल कलेक्शन। कौन सा एंटीकोगुलेंट ब्लड सैंपल कलेक्शन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल, कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, वो है EDTA। ठीक है, EDTA जो है, बहुत सारे एंटीकोगुलेंट होते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते जब आप लोग उसको लेते हैं। ठीक है, तो सबसे कॉमन कौन सा एंटीकोगुलेंट है, वो है EDTA। ओके, now question number 46, what blood disorder is characterized by the uncontrolled proliferation of the plasma cell। plasma cell अगर बहुत ज्यादा उनका अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लीकेशन प्लाज्मा सेल का होगा, जब प्लाज्मा सेल ज्यादा होगा तो बी सेल ज्यादा होगा। ओके, जब बी सेल ज्यादा होगा तो उसमें कौन सा वाला, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, जिस कंडीशन में प्लाज्मा सेल का अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं मल्टीपल माइलोमा। इसमें क्योंकि प्लाज्मा सेल आप लोग को मालूम है बी सेल बनाता है प्लाज्मा सेल, और इससे फिर हम लोग को एंटीबॉडी बनती है। ओके, तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो इट लीड्स टू द एबनॉर्मल एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो इस कंडीशन को, जबकि प्लाज्मा सेल का एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होगा, जिसकी वजह से, क्योंकि आप लोग को मालूम है प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस बी सेल, और बी सेल जो है वो एंटीबॉडी बनाता है, तो इस कंडीशन को हम लोग मल्टीपल माइलोमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ मोनोसाइट इन द इम्यून सिस्टम। बॉडी में मोनोसाइट का क्या काम होता है। मोनोसाइट का काम होता है पैथोजन, जो भी बाहर से पैथोजन आया उसको एनगल्फ करना, खा लेना, वो मोनोसाइट का काम होता है। मोनोसाइट मैच्योर इनटू द मैक्रोफाज, क्योंकि मोनोसाइट जो होता है वो मैक्रोफाज में जाता है, और फिर वो जितने भी पैथोजन है उसको एनगल्फ कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ब्लड डिसऑर्डर इन्वॉल्व द एबनॉर्मली लार्ज आरबीसी। कौन सा कंडीशन है जिसमें कि आरबीसी का साइज बढ़ जाता है। एबनॉर्मल लार्ज बोला है ना, तो आपको इसको नाम से पता चलेगा, मैक्रोसिस्टिक एनीमिया। ओके, इसका है मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो मतलब बड़ा, तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा मैक्रोसिस्टिक एनीमिया। तो ऐसी कंडीशन जिसमें कि आरबीसी का साइज बढ़ जाता है उसको हम लोग कहते हैं मैक्रोसिस्टिक एनीमिया, और ये बिकॉज ऑफ द B12 या फोलेट की डेफिशिएंसी से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंडीशन इन्वॉल्व द सडन एंड सिवियर ड्रॉप इन ब्लड वॉल्यूम। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें कि ब्लड वॉल्यूम एकदम तेजी से घट जाता है, कौन सी कंडीशन होगी, वो होगी हीमोरेजिक शॉक। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ और ब्लड बहुत तेजी से बॉडी के बाहर आ गया, तब जब ब्लड बाहर आएगा दैट मीन्स कि आरबीसी भी बाहर आएगी। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हीमोरेजिक शॉक, जिसमें कि ब्लड, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया या बर्न हो गया, जिसकी वजह से हीमोरेजिक शॉक होगा, लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम होगा, और जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ऑक्सीजन कम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कैरी कैसे होता है, कौन कैरी करता है पूरी बॉडी में, वो आरबीसी कैरी करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, विच ब्लड टेस्ट मेजर द क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम अगर आपको मेजर करना है तो आप लोग ने पीटीटी एपीटीटीटी पढ़ा होगा, तो इसमें से राइट आंसर है, जो कि आप लोग को क्लॉटिंग टाइम, कितनी देर में ब्लड क्लॉट हो रहा है उसको चेक करने के लिए हम लोग
हम लोग चेक करते हैं पीटी। पीटी टाइम है, ये हम लोग को इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर जब को हम लोग देखने के लिए हम लोग जो क्लॉटिंग फैक्टर जो हम लोग को अगर क्लॉटिंग टाइम अगर हम लोगों को नापना है तो वो दैट इज अ प्रोथ्रोम्बिन टाइम। राइट आंसर इज द प्रोथ्रोम्बिन टाइम। पीटी एसेस द ब्लड एबिलिटी टू क्लॉट, और इससे हम लोग को पता चलता है कि ब्लड जो है वो टाइमली क्लॉट हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर टाइमली क्लॉट नहीं हो रहा है फिर देखा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या विटामिन के की डेफिशिएंसी है या फिर कोई क्लॉटिंग फैक्टर में प्रॉब्लम है जिससे कि ब्लड जो है वो टाइमली क्लॉट नहीं हो रहा है। तो बच्चों इसके साथ हम लोग अपने 50 क्वेश्चंस खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और इन्हीं के अराउंड अगर आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कोई एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, तो इसी के अराउंड सारे क्वेश्चंस रिवॉल्व होंगे। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग को ये यूजफुल लगा होगा। तो इसके साथ इंतजार करिए कुछ और वीडियोस के। तब तक आप लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए एंड वेरी इंपॉर्टेंट है कि पढ़ते रहिए। गुड बाय।